फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में आपने देखा था। सबसे पहले तो मैं आप सबको ग्रीट करूंगी, ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैंने इग्नू का चैप्टर 2 पैस्टोरल नोमैडिज्म जो है उस पे सोसाइटी और इकोनॉमी पे नोट्स प्रोवाइड कराए थे। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये वीडियो जो है 2 पार्ट्स में आएगा। आज मैं इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ। और दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स के यहाँ पे चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं उस पर वीडियो प्रोवाइड कराऊँगी। और फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी और उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए पहले आज इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं, शुरू करते हैं। Now students, the first point is monogamy is the most common form of marriage, but polygamy and polyandry are also common in a few communities. नोमैडिक वे ऑफ लाइफ में क्या था? पैस्टोरलिस्ट क्या प्रैक्टिस करते थे? मोनोगैमी का मतलब मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। मोनोगैमी का मतलब जहाँ पे एक पर्सन सिर्फ एक ही आदमी से शादी करता है, ठीक है। पॉलीगैमी का मतलब जहाँ पर एक पर्सन की एक से ज़्यादा वाइफ होती, मतलब कि 2-3 वाइफ्स होती हैं। और पॉलिएंड्री का मतलब होता है जहाँ पे एक वाइफ के काफ़ी सारे हस्बैंड होते हैं, 2-3-4 हस्बैंड्स होते हैं, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। मोनोगैमी का मतलब होता है जहाँ पे एक पर्सन की एक पर्सन एक ही पर्सन से शादी करता है, यानी कि मेल और फीमेल सिंगल मैरिज करते हैं। पॉलीगैमी में जो है एक पर्सन की 2-3 वाइफ होती हैं और पॉलिएंड्री में एक वाइफ के 3-4 हस्बैंड्स होते हैं, ठीक है। उस टाइम पे ये तीनों चीज़ें प्रैक्टिस की जाती थी। मोनोगैमी भी थी, पॉलीगैमी भी थी और आपका पॉलिएंड्री भी थी। ये तीनों ही चीज़ों का उस टाइम पे चलन था। कैटल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन देयर रिचुअल्स एंड सेरेमनी। कैटल का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था, रिचुअल्स में भी उनको यूज़ किया जाता था और सेरेमनीज़ में भी उनको यूज़ किया जाता था। कैटल सेक्रीफाइसेस आर ऑल्सो परफॉर्म एज पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस रिचुअल। कई जगहों पे कैटल्स की मतलब गाय की जो है बलि दी जाती थी और वो एक रिचुअल उनका समझा जाता था। देयर स्टेपल डाइट कंसिस्ट ऑफ मीट, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट एज वेल एज वेजिटेबल। उन लोग की स्टेपल डाइट क्या थी? क्या चीज़ वो लोग खाते थे? मीट खाते थे, मिल्क खाते थे, डेयरी प्रोडक्ट्स खाते थे और कुछ वेजिटेबल्स भी खाते थे। ग्रेन एंड अदर वेजिटेबल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन थ्रू द ट्रेड ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट। अब ग्रेन्स और वेजिटेबल के प्रोडक्ट्स को कैसे पाया जाता था, कैसे वो लोग खरीदते थे? वो उनकी जगहों पे जो है एनिमल्स को जो बेचते थे, मतलब एक्सचेंज ऑफ फूड आइटम होता था। एक्सचेंज आप कह सकते हैं एक तरीके से, यहाँ पे बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम तो आप लोगों को पता ही होगा बच्चों। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है जहाँ पे जो है चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है, मनी का लेन देन नहीं होता है, चीज़ों को एक्सचेंज करके ख़रीदा जाता है। तो वो लोग अपने जो है वो फूड आइटम्स कैसे ख़रीदते थे? वो लोग फूड आइटम्स ऐसे ख़रीदते थे कि वो फूड आइटम्स की जगह वो लोग लेते थे आपके अपने एनिमल्स उनको दिया करते थे ट्रेडर्स को, ताकि वो लोग अपने खाने की चीज़ें जो हैं ख़रीद सकें, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। उसके बाद है पॉटरी एंड अदर आर्टिसनल प्रोडक्ट वर ऑल्सो एक्सचेंज
विद सेडिटरी कम्युनिटीज़ टू मीट डिमांड। यही नहीं कि सिर्फ आपके एनिमल प्रोडक्ट्स को ही एक्सचेंज किया जाता था या एनिमल्स को ही एक्सचेंज किया जाता था, और भी जो है आपके पॉटरी और आर्टिसनल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी जो एक्सचेंज किया जाता था ताकि वो अपने डिमांड्स को जो है पूरा कर पाएँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर कुछ आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताएं, या कोई टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है अपने हिस्ट्री में तो वो भी आप लोग मुझे लिख के बताएं। जब तक आप लोग मुझे बताओगे नहीं, मैं उस टॉपिक को कैसे समझाऊंगी और मैं कैसे समझूंगी कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। New types of collapsible and easily transportable dwellings, as well as more easily transportable kitchenware and crockery, mostly made of wood and leather, were developed in nomadic and semi-nomadic economies. तो उस टाइम पे किस टाइप के क्रॉकरी या किचन आइटम्स यूज़ करते थे जो कि आपके वुड के या लेदर के बने होते थे। उन ऑब्जेक्ट्स को जो है किचन में यूज़ किया जाता था नोमैडिक पीपल के थ्रू। और ये जो आइटम्स थे इजीली ट्रांसपोर्टेबल थे, मतलब इजीली कैरी भी कर सकते थे आप। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे आप इजीली कैरी करके ले जा सकते हो। ठीक है, सॉफ्ट हीललेस शूज़, लॉन्ग वाइट ट्राउज़र एंड वेरी डेकोरेटिव belt plates, all of which were usually indicative of रैंक एंड प्रेस्टिज। अब कुछ आपको आइटम्स ऐसे मिलते हैं जैसे कि सॉफ्ट हीललेस शूज़, लॉन्ग वाइट ट्राउज़र्स, डेकोरेटिव बेल्ट प्लेट्स, जो दिखाता है कि उस टाइम में भी एक तरीके से ये चीज़ें ये दिखाता है कि अपर कास्ट के लोग भी वहाँ पे थे। मतलब नोमैडिक जो पैस्चुरल्स थे वो भी एक तरीके से स्टेटस में डिवाइडेड थे। एक आपका लो स्टेटस था, लो कास्ट था, एक आपका अपर कास्ट के लोग थे। तो अपर कास्ट के लोग जो चीज़ें यूज़ करते थे वो आपके थे सॉफ्ट हीललेस शूज़, लॉन्ग वाइट ट्राउज़र और डेकोरेटिव बेल्ट प्लेट। इन एरिड, सेमी एरिड एंड टुंड्रा जोन इट प्रोवाइडेड अ फूड प्रोड्यूसिंग मोड ऑफ इकोनॉमी। एरिड मतलब ड्राई, तो उन ड्राई एरियाज़ में या जो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होते थे या टुंड्रा जोन के जो एरियाज़ थे वहाँ पे फूड प्रोडक्शन देखा जा सकता था। Many scholars believe that the pastoral nomadic economy was able to manage on its own much better than many sedentary society, and that therefore they have survived in so many different places. कुछ स्कॉलर्स का मानना क्या था, कुछ स्कॉलर्स का मानना ये था कि जो पैस्चरल नोमैडिक इकोनॉमी थी वो अपने आप से, मतलब उनमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो अपने आप से सरवाइव कर जाते थे एज़ कम्पेयर टू अदर सीडेंट्री सोसाइटी। जो उनके आसपास की सोसाइटी थे उसके कंपैरिजन में वो लोग ज़्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाते थे। उनके पास काफ़ी सारे जो हैं उपलब्धियाँ होती थी, चीज़ें होती थी अपने सर्वाइवल के लिए, और इस वजह से वो कई, अब जैसे पैस्चुरल नोमैडिज्म, मतलब पैस्चुरल नोमैडिक नोमैड्स क्या है, मतलब तो ये है ना कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। वो कभी एक जगह परमानेंटली सेटल नहीं होते थे, उन्हें ट्रैवल करते रहना पड़ता था, जगह जगहों पे डिफरेंट प्लेसेस पे जाना पड़ता था। लेकिन वो इतने अपने में मतलब कैपेबल थे कि वो इस चीज़ को सरवाइव कर पा रहे थे। मतलब वो जगह जगह घूमने पर भी, जगह जगह जाने पर भी वो अपनी इकोनॉमी को जो है बेटर कर पा रहे थे। अपनी इकोनॉमी को वो, उनकी इकोनॉमी जो है अच्छे से चल रही थी। इसका मतलब ये है, कुछ स्कॉलर्स का मानना है। लेकिन अब आगे देखोगे तो कुछ स्कॉलर्स इसके अगेंस्ट हैं। यहाँ पे मैंने स्कॉलर का नाम नहीं दिया, लेकिन आपकी बुक में उस स्कॉलर का नाम दिया है कैज़ेनोव। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देती हूँ, एक मिनट। अगर इनकी बात को माने
तो ये क्या कह रहे हैं, बट मैनी अदर स्कॉलर्स यू कैन से लाइक Cazenove believe that the lack of self-sufficiency was the primary cause of these society demise, and that the only reason they survived was because of the presence of sedentary societies around them. अब आप देख सकते हो इन्होंने तो बिल्कुल ही अगेंस्ट ही बोल दिया, उल्टा ही बोल दिया। इनके अकॉर्डिंग क्या है, इनके अकॉर्डिंग ये है कि जो नोमैडिक पीपल थे उनमें वो कैपेबल नहीं थे अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए। इस वजह से क्या हुआ, उनकी इकोनॉमी का एंड हो गया और वो ज़्यादातर जो अपने आसपास की सोसाइटीज़ थी, सेडेंटरी सोसाइटीज़ थी, उन पे वो डिपेंडेंट थे। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रही हूँ, ये आप लोगों को मुझे करके कमेंट सेक्शन पे देना है। व्हाट इज़ सेडेंटरी सोसाइटी? मैं आपको इसका मीनिंग बता सकती हूँ, पर मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे कितने स्टूडेंट्स मेरे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं। मैं जो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, अब तो मैंने सोचा है मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दिया करूँगी। तो मुझे इंटरैक्टिव क्लास चाहिए जो मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे आंसर्स दें, ताकि एक इंटरैक्टिव सेशन हो। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को नोट्स दे सकती हूँ बड़े आराम से, आप लोग लिख करके कॉपी करके एग्ज़ाम में लिख भी आओगे, लेकिन मैं चाहती हूँ हो सकता है वहाँ पे आप किसी पॉइंट को भूल जाओ। उस टाइम पे आप क्या करोगे, कम से कम जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस टाइम पे अगर आपको एक पॉइंट भी याद रहा तो वो आप ही का तो बेनिफिट है, मेरा तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा ना। मैं आप ही लोगों के बेनिफिट के लिए चैनल चला रही हूँ ना। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब आप सब बच्चे व्यूज़ देते हो, देखते हो, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मुझे लगता है मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और इतने दिनों से मेहनत कर रही हूँ, ये भी नहीं मैं कहूँगी कि मैं आज से मेहनत कर रही हूँ, मैंने कल से शुरू किया है, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है। कम से कम आप लोग थोड़ा तो मेरे को सपोर्ट करो। मैं आप लोगों को पूरी तरह सपोर्ट करती हूँ, पर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। तो ये मैं देखना चाहती हूँ एक तरीके से कि मेरे कितने स्टूडेंट्स इंटरैक्टिव हैं, कितने स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस में इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसलिए मैं ये होमवर्क दे रही हूँ आप बच्चों को कि सीडेंटरी सोसाइटी क्या होता है, इसका मतलब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे, ठीक है? ये होमवर्क है आप बच्चों के लिए और ये आप लोगों को करना है। ये आप लोगों ने अपने शायद क्लास 11-12 में भी पढ़ा होगा और ग्रेजुएशन में तो ऑफ कोर्स पढ़ा ही होगा, मैं जानती हूँ। तो ये आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं पता तो गूगल पे सर्च करके भी आप लोग बता सकते हो, इजी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में, लेकिन मुझे लिख के बताना है, मुझे गूगल की लैंग्वेज नहीं चाहिए। करेक्ट होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, रॉन्ग होगा तो मैं तब भी बताऊँगी कि इसको किस तरीके से सही लिखना है, ठीक है? तो ये आप लोग बच्चों के लिए होमवर्क है, आप लोगों को मुझे बताना है कि व्हाट इज़ सेडेंटरी सोसाइटी। तो लास्ट पॉइंट हम पढ़ें इसका। लास्ट पॉइंट है, while some economies were unstable and fragile, others were able to manage and continue to manage their economies with relative ease. अब यही इसका मतलब है कि कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि इकोनॉमी जो है अनस्टेबल थी और फ्रेगाइल थी। फ्रेगाइल मतलब डिस्ट्रॉय हो गई थी उस टाइम पे। लेकिन कुछ का मानना है कि इकोनॉमी ऐसी नहीं थी। नोमैडिक पीपल जो हैं, कुछ नोमैडिक पीपल जो हैं कैपेबल थे अपनी इकोनॉमी को चलाने में, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड जो आप लोगों को पॉइंट्स याद रखने हैं उस पे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं दोबारा से स्लाइड्स को स्क्रॉल कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को ईज़िली पता चल जाए मैंने कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। और अब स्टूडेंट्स, सिर्फ नोट्स नहीं आएंगे मेरे चैनल पे, साथ साथ आप लोगों को मिलेंगे ऑनलाइन क्लासेस विद एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड बीएड। थोड़ा टाइम लगेगा, बट हर चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, हर चैप्टर के नोट्स, हर चैप्टर के सॉल्व क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स, जो होमवर्क मैंने दिया है आई होप आप लोग करेंगे।
आप लोग करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो कम से कम जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे सपोर्ट तो कर रहे हैं। बाकी तो खैर आप लोग की मर्ज़ी, एज़ यू विश। आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक बाय।